चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखना आप। एक्सरसाइज 7.2 का ही है भैया। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 10 तक थे ना, इसमें 5 तक तो हम कर चुके थे। इफ़ 1 2 4 y x 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। देखो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस आपको गिवन है, एक ऑर्डर में लेके चलना है, इधर उधर नहीं लेके चलना है इनको, ठीक है, एक ऑर्डर में लेके चलना। सपोज दैट आपके पास एक पैरेललोग्राम है, इसको नाम रख दो ए बी सी डी, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। एक हमारे पास पैरेललोग्राम है और उसका जो पॉइंट दे के रखा है, कोऑर्डिनेट जो दे के रखे हैं वो है 1 2, इसको 4y मान लो, चलो इसको x 6 मान लेते हैं, ठीक है सर, और इसको 3 5 मान लेते हैं, ठीक है सर। हमें कैलकुलेट करना है x और y की वैल्यू बताओ। आपको याद है क्या, लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में नहीं, मुझे लगता है जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे तब डिस्कस किया था। ये वाला जो पॉइंट होता है ओ, ये वाला मिड पॉइंट होता है ये वाले डायगोनल का भी और ये वाले डायगोनल का भी। तो ओ मिड पॉइंट हम इधर से भी कैलकुलेट करेंगे और इधर से भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से कैलकुलेट करने वाले। जब ये ओ जो मिड पॉइंट है, जब इस इधर से कैलकुलेट करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आने वाले हैं, ये मिड पॉइंट है ना, अगर ये मिड पॉइंट है तो भैया इसके कोऑर्डिनेट आने वाले हैं 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 5 + y डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट ये तो होता था x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों x को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों y को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। अब ये जो मिड पॉइंट है इसका भी कोऑर्डिनेट रहा होगा, मान लो x1 y1 जैसे कुछ रहे होंगे, तो कैसे निकलेंगे भैया, ये निकलेंगे 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 करके, ये तो x वाला आ जाएगा, कोमा y वाला क्या आएगा, y वाला आएगा सर 5 + y डिवाइडेड बाई 2। दोनों एक साथ निकाल दिए, x वाला निकाल दिया, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, y वाला भी निकाल दिया भैया 5 + y डिवाइडेड बाई 2। ये किसके इक्वल होने चाहिए, ये वाले कोऑर्डिनेट हमने मिड पॉइंट के निकाले हैं यहाँ से, अब यहाँ से निकालने जा रहे हैं, पॉइंट तो इसी के आएंगे ना, तो दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, दोनों को बराबर करते हैं। अब ये वाले की हेल्प से निकालते हैं, तो x वाला कैसे निकलेगा 1 + x डिवाइडेड बाई 2, 1 + x डिवाइडेड बाई 2, कोमा y वाला कैसे निकलेगा 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। ये वाली बात आपको समझ में आई क्या, उससे पहले लिख देना वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये वाली लाइन लिख दो, आप लिखो जल्दी फटाफट, नोटबुक में लिखो अपनी, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो ये वाला मिड पॉइंट यहाँ से निकालो, ये आ गया, यहाँ से निकालो, ये आ गया, दोनों को इक्वेट करो, दोनों बराबर रखने पड़ेंगे क्योंकि मिड पॉइंट तो एक ही है, दो जगह से आपने निकाला है बट है तो एक ही, दोनों बराबर ही तो रहे होंगे। तो x वाला x वाले के बराबर और y वाला y वाले के बराबर, ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है क्या। दो कोऑर्डिनेट इक्वल है तो भैया x वाली वैल्यू x वाली वैल्यू के बराबर होगी, y वाली वैल्यू y वाली वैल्यू के बराबर होगी। 4 और 3 7, 7/2, 5 + y/2 आ गया, ठीक है सर। तो इसको सोल्व ही कर दो ना, 7/2 किसके बराबर होगा सर 1 + x डिवाइडेड बाई 2, इसके बराबर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से 5 + y डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा, वो होगा सर 6 और 2 8, 8/2 के, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई आपके। नीचे से 2 से 2 उड़ा दो, ऊपर बचा 7 = 1 + x, 1 यहाँ पे लेके आओ, 7 - 1 6 बच जाएगा, x की वैल्यू 6 आ गई। y की वैल्यू निकालो, 2 से 2 उड़ाओ 5 बचेगा ऊपर, 5 + y = 8, 5 उधर लेके जाओगे, 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेंगे, तो y = 3। x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, आ गई, बस इतना ही करना था। इतना ही यहाँ पे छोड़ के आ जाना, एग्जाम में नंबर पूरे मिलेंगे। ज़्यादा कुछ लैंग्वेज, ज़्यादा कुछ बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा नीचे का पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट, थोड़ा कैमरा, हाँ ऐसे कर लेते हैं, अभी थोड़ा विजिबल है ना, यस सर अभी विजिबल है, ओके चलो नोट इट डाउन फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 निपटाते हैं। क्या लिखा है ध्यान से देखो, कुछ ऐसा लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी सर्कल का डायमीटर है, तो सबसे पहले सर्कल बनाओ। हाँ सर बना है, चलो कोई बात नहीं सर, ये लो, ठीक है, यस सर, यार समझ जाओ बस बात को, है ना, उतना ही गोल बन पाया हमसे। 70% तो गोल ही है, 60 होगा, चलो 50% तो गोल ही होगा
ये अपना सर्कल है, डायमीटर इसका ए बी ले लेते हैं, ये रहा अपना डायमीटर ए बी, ये बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर ये कैलकुलेट करना है कुछ मान लें तो चलो सर x1 y1 मान लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। वेयर ए बी इज़ द डायमीटर, ए बी डायमीटर है ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का, ऑब्वियस है डायमीटर तो सर्कल का ही होगा। हु सेंटर इज, देखो हु सेंटर की बात कर रहा है, हु सेंटर इज 2 -3, बिल्कुल सही बात है। बी भी गिवन है आपको 1,4। तो कैलकुलेट क्या करना है भैया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। सर बड़ा इजी है, ये मिड पॉइंट है, हाँ जी ये मिड पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट हो रहा, यस सर। मिड पॉइंट को मिड पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट का, ए बी लाइन सेगमेंट का ही तो मिड पॉइंट है, हाँ। तो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, याद है मिड पॉइंट होता था x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट का x वाला कोऑर्डिनेट आता था, और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 करके y वाला कोऑर्डिनेट आता था। x1 y1 ये रहा, इसको x2 y2 बोलेंगे, और ये जो मिड पॉइंट है इसको नाम रखेंगे x और y। ऐसा ही करना है, हाँ जी ऐसा ही करना है। क्यों, अरे ऐसे ही कर लो, थोड़ा याद रहता है ना कि भैया जो मिड पॉइंट है उसको हमने x, y माना था, बाकी जो 2 पॉइंट थे उनको x1 y1 x2 y2 माना था। समझ गए ना ये वाली बात, यस। अब देखो ध्यान से, ये जो मिड पॉइंट आपको 2 नज़र आ रहा है, या ये 2 जो है ये इक्वल होगा ना x1 + x2/2, x1 + x2 की वैल्यू ध्यान से देख 1 है, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ लेके जा। अच्छा इससे पहले कुछ लिखना है क्या, इससे पहले क्या लिखोगे, कुछ मत लिखना, बस सर्कल बना देना ऐसे, और बस 2 इधर लेके जाओ, 2 2 जा 4 बन जाएगा, x1 + 1, 1 यहाँ पे लेके आओ 3, 4 - 1 3 बचेगा, तो x1 की वैल्यू 3 आ गई। y कैलकुलेट करते हैं, y -3 है सर, वो इक्वल होगा y1 + y2/2, y1 + y2, y2 की वैल्यू ध्यान से देखो 4 है, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे लेके जाओ, 3 2 जा 6 बन जाएगा माइनस के, इज इक्वल टू y1 + 4 यहाँ पे लेके आ, -6 - 4 इज इक्वल टू y1, -6 - 4 -10 बन गया, इज इक्वल टू y1, y1 की वैल्यू आ गई -10। तो x1 की वैल्यू आपके सामने है 3, y1 की वैल्यू आपके सामने है -10, यही आपको कैलकुलेट करना था। ये हमारा था सर x1 y1 विच इज़ इक्वल टू 3 - 10। दिस इज़ योर आंसर गाइज। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के, इंपॉर्टेंट मार्क करो और आगे बढ़ो। इफ़ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, सच दैट, ऐसा कुछ आल बवाल दे के रखा है, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, पी ए बी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। चलो भैया पहले ए बी लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, थोड़ा विजुअलाइज हो जाए ना मामला तो बढ़िया रहता है। ए बी, ए की वैल्यू भैया, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है -2 -2, और बी के गिवन है 2 - 4। बोल रहा है जो आपका पॉइंट पी है वो ए बी लाइन सेगमेंट पे, तो भैया पी यहाँ कहीं होगा, है ना, ये वाला पी जो पॉइंट है यहाँ कहीं ए बी लाइन सेगमेंट पे होगा। उससे पहले जो आपको दे के रखे है उसे थोड़ा करते हैं। ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी दे के रखा है, ए पी ए बी में कुछ दे के रखा है, यानी पी पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ए पी और ए बी में कुछ दे के रखा है। मान लो पी पॉइंट यहाँ कहीं है, तो ए पी और ए बी में एक रिलेशन दे के रखा है। अगर मैं ए पी और पी बी में रिलेशन लेके आ जाऊँ तो ए पी और पी बी दोनों डिवाइड करके लेके आऊँगा, वहाँ से रेशियो कैलकुलेट हो सकता है। ये वाली बात आप समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे तो इधर देखो, ए पी आपको गिवन है, यस, कितना 3/7, ए बी जो आपको ए बी दे के रखा था उसको लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी। समझो ना यार, ए बी को लिखा है ए पी प्लस बी पी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7 यहाँ पे लेके जाते हैं, बन जाएगा 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए पी प्लस पी बी। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए पी प्लस 3 बी पी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। 3 ए पी इधर लेके आओ, ऑलरेडी 7 ए पी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप 3 ए पी लेके आएंगे इज इक्वल टू 3 बी पी इधर बच जाएगा। 7 - 3 4 ए पी बनेगा इज इक्वल टू 3 बी पी।
BP डिवाइड में लेके आओ, AP डिवाइडेड बाई BP आ जाएगा, 3 इधर बचेगा, ये वाला 4 डिवाइड में लेके जाएंगे। आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है कि नीचे वाला नहीं दिख रहा? आज तो पता नहीं कैसे कैमरा लगाए, ये थोड़ा इधर कर लो इसको। AP BP डिवाइड में लेके आ रहे हैं भैया, PB ये रहा अपना, इज इक्वल टू यहाँ पे बचा है 3 और ये वाला 4 डिवाइड में लेके जाने वाला हूँ तो बन जाएगा 4। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3:4। आप 10th क्लास में हैं और मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि आपको ये वाली बात में कोई समस्या नहीं होगी कि AP डिवाइडेड बाई PB को हमने लिखा AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3:4। AP और PB, AP PB तो कितना रेशियो आ गया सर? रेशियो आया है 3:4। तो AP रेशियो PB आ गया 3:4। तो बोले तो सर ये M1 है और बोले तो ये सर M2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको रेशियो इधर गिवन नहीं था बट ये तो गिवन था, इसको थोड़ा डिकोड करो और यहाँ से हमने रेशियो निकाल लिया। अब हमारा काम बन गया, हमें P पॉइंट निकालना था, हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना था ना। हाँ, तो हम इसको मान लेते हैं x, y। तो सबसे पहले हमने रेशियो भी खुद से कैलकुलेट किया जो उसने गिवन था उसकी हेल्प से। अब हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालना तो बेहद आसान है, x इज इक्वल टू M1 x2, बार बार फॉर्मूला लिखो खुद याद हो जाएगा, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। क्या M1 की वैल्यू आपको पता है? हाँ जी 3, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 2 प्लस M2 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू सर -2 ये रहा है ना। इसको x1 बोलना है, इसको y1 बोलना, इसको x2 बोलना, इसको y2 बोलना, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, 4 और 3 7 हो गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 - 8 -2/7, तो ये आ गया -2/7। y निकालो सर, y आ जाएगा, दिखेगा, हाँ बिल्कुल दिखेगा, M1 y2 M2 y1 M1 प्लस M2। चलिए करिए भाई करते हैं। M1 y2 M1 3, M1 कितना है भैया? 3, M1 है 3, एक मिनट बच्चों, M1 है 3 मल्टीप्लाई y2 कितना है सर? -4 प्लस M2 है 4 मल्टीप्लाई y1 कितना है सर? -2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, 4 और 3 7 हो गया, 4 तिया 12, -12, 4 दूनी 8 -8, -12 -8 -20/7 आ जाएगा। समझ गए आप लोग? ये आपका आंसर है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो पॉइंट P तो आ गया ना। कहाँ लिखे? इधर लिख देते हैं कहीं, इसको रफ कर देगा भाई। लिखना तो बनता है, यस सर। इधर देखो P जो xy था हमारा वो आ गया सर P। x की वैल्यू आई है -2/7 एंड y की वैल्यू आई है -20/7। ये हमारा आंसर है। लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट, ओके, एंड देन वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। 7.2 का हमारा ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? 8 -2/7 -20/7। यस बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलो आप नोट कीजिए, आसान क्वेश्चन था। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। देखो अगर आप ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन करके आए हैं तो ये वाला इजीली करके चले जाएंगे, वरना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। बेहद आसान है, वैसे कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, तो हमें इतना समझ में आता है उसने पॉइंट्स लिखा है तो एक से ज़्यादा पॉइंट होगा। विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाली सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, हम उसको बना लेते हैं। -2 2 एंड दूसरा गिवन है 2 8। एक बार मेरे को कोऑर्डिनेट चेक करने दो। -2
2 and 2 8, यस बिल्कुल ठीक है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कितने इक्वल पार्ट में? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो एक पॉइंट मान लो यहाँ कहीं है, एक पॉइंट यहाँ कहीं, एक पॉइंट यहाँ कहीं। थोड़ा ठीक तरीके से लेते हैं, 1 2 3, अब ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या आपको 3 पॉइंट की ज़रूरत होगी? बिल्कुल सर, 3 पॉइंट की ज़रूरत होगी। जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे तो 2 पॉइंट से काम बन जा रहा था। तो इसको P मानो, PQR मान लेते हैं। ये वाले पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। थोड़ा समझो, 3 केस बनाएंगे। जब ट्राइसेक्शन वाला था तो 4 केस बन रहे थे। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट है तो 3 केस बनेंगे। सबसे पहले हम A, P और B लेके चलेंगे। तो AP और ये सब एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक एक पार्ट हो गया ना। तो AP एक पार्ट है और PB कितने पार्ट है? 1 2 3। तो इसको लिख देंगे 3। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 1 2 3 हो गया ना। तो भैया PB हो गया 3, AP हो गया 1। तो इसको ऐसा कुछ समझेंगे कि ये बन जाएगा 1:3। समझ गए आप? ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस लेके चलते हैं। 3 केस बनाएंगे, जल्दी जल्दी सोल्व कर दें, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिगर एग्ज़ाम में बना के आ जाना, तुरंत एग्जामिनर समझ जाएगा आपकी भावनाओं को कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी। P पॉइंट यहाँ कहीं है, इसको हम XY मान लेते हैं। सर ये 1 है और ये 3 है। ये अपना M1 है, ये अपना M2 है। सर X निकाल दो, M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। चलो आगे देखो। M1 की वैल्यू कितना है? -2। ये रहा, सॉरी 1। M1 की वैल्यू कितना है? 1। X2 की वैल्यू कितना है? सर ये रहा 2 प्लस M2 की वैल्यू कितना है? ये रहा 3 मल्टीप्लाई X1 की वैल्यू कितना है? -2। अरे आसान है, वैल्यू तो रखनी है बस यार। M1 प्लस M2, 3 और 1 4। इसको देखो ध्यान से, x इक्वल टू 2 × 2 3 दूनी 6, -6 और +2, -6 + 2 -4 डिवाइडेड बाई -4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, -1 बचा। x की वैल्यू आ गई -1। अब y वाला पॉइंट निकालते हैं। y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। M1 कितना है? M1 1 मल्टीप्लाई y2 कितना है? 8 प्लस M2 कितना है? 3 मल्टीप्लाई y1 कितना है? 2 डिवाइडेड बाई 3 और 1 4। 8 1 × 8, 3 2 × 6, 14/4 आ जाएगा, है ना। 14/4 करोगे 7/2। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो पॉइंट P जो हमने x, y माना था वो हमारा पॉइंट P आने जा रहा है -1, 7/2। तो ये वाला पॉइंट आ गया -1, 7/2। आप इसको नोट करें, मैं तब तक इसका आंसर चेक करता हूँ। ये वाला इजी है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो मज़ा ही आ जाए आपका। हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट रफ करता हूँ। केस नंबर 2 बनाते हैं। केस नंबर 2 में क्या आप समझ पा रहे हैं कि हम Q पॉइंट लेके चलेंगे जो कहीं यहाँ होगा। तो रेशियो तो चेंज होने हैं पक्के से, हमें पता है। यस, क्या Q पॉइंट दोनों के बीच में होगा? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 पार्ट इधर है 1 और 1 2, 2 पार्ट इधर है 1 और 1 2। तो Q पॉइंट एकदम बीच में हो गया। 2 पार्ट उधर है 2 पार्ट इधर है, तो Q पॉइंट बीच में। हाँ, तो ये मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट के लिए हमें कैलकुलेट करना कोऑर्डिनेट बेहद आसान होता है हमारे लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनो। ये क्यों रफ कर दिया भैया? -2 2 2 8। तो x इज इक्वल टू, केस नंबर 2 x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। कुछ नहीं करना, बस फिगर बनानी है और सोल्व करना है। कोई लैंग्वेज वगैरह मत लिखो। x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू +2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 गए, -2 + 2 0, 0 बाई समथिंग 0। पता है ना आपको, 0 बाई समथिंग। समथिंग बोले तो कुछ भी हो, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए।
तो जीरो के अपोन में कुछ भी आए तो उसका आंसर जीरो होता है। जीरो नहीं होना चाहिए नीचे, ठीक है, कभी लिखो जीरो लिख दो नीचे, नहीं तब नहीं। और किसी चीज़ को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो वो नॉट डिफाइन बनता है। ये वाली बातें आप लोग याद रखें, ठीक है। यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, ऊपर जीरो नहीं रखेंगे। देखो जब ऊपर जीरो रखेंगे तो नीचे जीरो नहीं लेना, जब नीचे जीरो लेंगे तो ऊपर जीरो नहीं लेना। ये वाले केस का आंसर जीरो बनता है, ये वाले केस का आंसर डिफाइन नहीं है मैथमेटिक्स में, ठीक है। हाँ हाँ, इन्फिनिटी नहीं होता। इधर देखो, y निकालो, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 की वैल्यू चेक करो, y1 की वैल्यू 2 है, प्लस y2 की वैल्यू 8 है, डिवाइडेड बाई 2। 8 और 2 10, 10 बटे 2 5 आ गया, तो ये आ गया 5। तो क्यू पॉइंट आपने निकाल लिया जो कि आपने x और y माना था, विच इज़ इक्वल टू 0,5, ठीक है। नोट इट डाउन फास्ट। हम आंसर चेक करते हैं, आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट दूसरा पार्ट की तरफ चलते हैं हम। दूसरा क्या, तीसरा पार्ट है। थर्ड, यस, ठीक है। आंसर मैच करना जरूरी इसलिए है, कभी कभी देखो कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए ना तो बच्चों को फिर डाउट हो जाता है कि सर ने क्या कर दिया, है ना। तो भाई इससे अच्छा था कैलकुलेशन गलत ना हो, थोड़ा सा बचो, आंसर ही चेक कर लो। चलो केस नंबर थर्ड देखो ध्यान से। आर अपना यहाँ है, क्या समझ गए, 3:1 होगा। इस बार m1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और जब मिड पॉइंट था तो 1 और 1 2 और 1 और 1 2 था, तो 2:2 था तब, ठीक है। अरे मिड पॉइंट होता है तो 1:1 ऐसा होना जरूरी नहीं है, वो 2:2 3:3 4:4 भी हो सकता है। जब वो कैंसिल आउट होता है तो भैया सब मामला एकदम गायब हो जाता है, 1:1 ही बचता है वो, ठीक है। ये वाली बात समझ पाए क्या आप, जल्दी बताओ। मिड पॉइंट होने के लिए रेशियो सेम सेम होता है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे, ये हम आपको करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपको इधर m1 की वैल्यू 3 लेनी है एंड m2 की वैल्यू 1 लेनी है और बाकी सब सेम है, इसको xy मान लेना। इतना तो कर सकते हैं हम, इतना तो समझ ही पा रहे हैं कि आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन है वो भी। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं वाले चैप्टर का। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही गिवन है, ध्यान से देखना भैया। आपको रोम्बस गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस के वर्टिसेस गिवन है और रोम्बस गिवन है, आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो फिगर बनाओ क्वेश्चन को विजुअलाइज करने के लिए। थोड़ा सा नाम रख देते हैं, ABCD नाम रखो, वर्टेक्स का नाम रख देते हैं भैया, वर्टिसेस हमारे हैं ABCD। 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। ये आपको कुछ ऐसा गिवन है। आपको बोला है एरिया कैलकुलेट करो। एरिया ऑफ रोम्बस आपके याद होना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ये याद होना चाहिए भाई, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। 10th क्लास में ये वाली चीज़ें आप मत भूला करें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। तो डायगोनल निकालने पड़ेंगे सर, निकाल लेंगे। ये रहा अपना डायगोनल निकालने का तरीका, डिस्टेंस फॉर्मूला, यही तो अपना डायगोनल है। तो डायगोनल AC कैसे निकालोगे, √, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सर, x2 - x1, या फिर यहाँ से यहाँ माइनस करो, वहाँ से वहाँ माइनस करो, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 4 - 0 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, -3 - 1 -4, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 बन गया, 16 16 32 बन गया। समझ गए, यस सर। तो AC हमारा आ गया 32। 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 दूनी 32 होते हैं, 4 √2। इतना यूनिट डिस्टेंस आ गया अपना एक डायगोनल का। दूसरा डायगोनल निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। दूसरा डायगोनल है भैया BD, ये रहा, ये वाला डायगोनल अब निकालते हैं। कैसे निकलेगा सर, ये वही डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 y2 - y1। -2 में से -4 करेंगे तो -6 बन जाएगा उसका स्क्वायर, प्लस -1 में से -5 करेंगे तो -6 बन जाएगा उसका स्क्वायर। 36 और 36 72, समझ जाएगा। 6 6 36, 6 6 36, 72 आ जाएगा। और 72 को क्या लिख देंगे, 6 √2, इतना यूनिट।
एरिया कैलकुलेट करो, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं सर, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, डायगनल कितना है सर 4√2 मल्टीप्लाई 6√2, ठीक है समझ गए आप। हाँ √2 के √2 में करेंगे 2 बन जाएगा, 6 चौक 24, 1/2 6 4 जा 24, √2 मल्टीप्लाई √2 तो 2 बन गया, 2 से 2 गायब हो गया, आंसर आ गया 24 यूनिट स्क्वायर। आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला पार्ट, यही हमारा आंसर है बच्चों। हाँ इतना ही आसान था, यस आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, इतना ही आसान था। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा खत्म हुआ। ये वाला चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिनिश, ये वाला चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फिनिश खत्म। बट एक वीडियो लेक्चर और डालेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये वाले चैप्टर से प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो आ रखे हैं ना, तो ये वाले चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में भी बनते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। देखो एनसीईआरटी की बेहद आसान कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से सीधा सीधा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बस आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक वीडियो तो ज़रूर डालेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, टाटा।